So I decided to provide you with a recorded lecture. Excuse any audio or video quality that you find annoying because I am recording this lecture for the very first time and I don't know how to get done with this perfectly. तो yes, अच्छा chapter that we'll be starting is nuclear physics. इसकी length को ना देखें because almost 50% of the topics are those जो आपने 10M में पढ़े हुए हैं. सी दीज आर दी SLOs इस चैप्टर में से. इसमें ये जो फर्स्ट वाला पेज है ये ऑलमोस्ट वो है जो आपने HSS उसमें 10M में पढ़ा हुआ है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये आइडिया करना चाह रहे हैं कि 10M में किस एक्सटेंट तक ये पढ़ाया गया था तो मैंने उसके लिए 10M के पास पेपर्स में से एक ये डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है कंटेनिंग 50 समथिंग MCQs और साथ में इन पर कुछ क्वेश्चंस भी जो पिछले 10 साल में SSSC 2 के पेपर्स में पूछे गए हैं. देन उसके अलावा मैंने जिन नोट्स का जिक्र किया था वही मैंने कंपाइल करके GCR पर अटैच कर दिए इस चैप्टर के नोट. वैसे तो हम बुक से पढ़ेंगे, जो एडिट करना होगा वो बुक में ही कर लेंगे और आपको वो एडिट हुई हुई PDF में GCR पर शेयर कर दूंगी. लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए कोई रेफरेंस नोट्स चाहिए तो दीज आर दी वंस जो मैंने GCR पर अटैच भी कर दिए. देन बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस लेक्चर ये देख लें एज यूजुअल मैंने आपके पास पेपर में इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस थे MCQs और CRQ बेस्ड क्वेश्चन भी वो सारे इसे एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल किए ताकि जैसे जैसे हम यहाँ पर टॉपिक्स कवर करते जाएं आप वहाँ पर इसके वर्कशीट में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएं जो पास पेपर में भेजे गए. एंड ऑफ कोर्स इफ यू डू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज possible. Getting started with this chapter carries almost 10% of the weightage आपके फाइनल एग्जाम में. 85 में से टोटल 9 मार्क्स का काम इस चैप्टर में से आएगा जिसमें 6 मार्क्स के लिए 6 MCQs हैं और 3 मार्क्स के लिए एक CRQ क्वेश्चन है. तो yes, let's get started with this one. सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, लाइक ही डिड नॉट डिस्कवर बट ही सजेस्टेड कि न्यूक्लियस में कोई और भी पार्टिकल है विच इज न्यूट्रॉन. उनको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया. डिस्कवरी इसकी बाद में हुई थी, जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. आगे जाकर अभी उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आएगी कि हाउ डिड ही डिस्कवर, हाउ डिड ही गेट टू नो कि न्यूट्रॉन का मास क्या होता है और उस पर चार्ज क्या होता है एंड सो ऑन. स्टार्टिंग विद द एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियस की बात हो रही है. न्यूक्लियर फिजिक्स है चैप्टर का नाम. ऑफ कोर्स हम न्यूक्लियस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ऑफ कोर्स हम डिनाई नहीं करते कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. यस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बट वी विल बी फोकसिंग ऑन न्यूक्लियस वाला पार्ट मोर. देन इट सेज कि न्यूक्लियस एटम का इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट है, लेकिन नो मैटर ये जितना भी स्मॉल पार्ट है 99.9% ऑफ द मास जो एटम का है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है. देन दे आर सेइंग न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं. और न्यूक्लियॉन्स की जब मैं बात करती हूँ इसका मतलब है उनमें कुछ प्रोटॉन्स हो सकते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं. प्रोटॉन्स हमें पता है दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज 1.6 एक्सपोनेंट -19. सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है बट वो नेगेटिव होता है, नेचर ऑपोजिट होती है. एंड न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता. देन कमिंग टू देयर मासेस, प्रोटॉन का मास आप दो अलग अलग यूनिट्स में देख सकते हैं. एक केजी सिस्टम है, दूसरा हमारे पास यूनिफाइड मास स्केल है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों में हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं. तो केजीज में अगर देखें तो प्रोटॉन का मास है 1.673 एक्सपोनेंट -27 kg और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 एक्सपोनेंट -27 kg. तो यू कैन सी कि दे आर नियरली इक्वल मास के. और इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता ही है, इट इज 9.1 एक्सपोनेंट -31 kgs. अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं यूनिफाइड मास स्केल में तो कोई कन्वर्जन फैक्टर भी होगा विच इज 1u इज इक्वल्स टू 1.6606 एक्सपोनेंट -7 kg. इससे जब हम कन्वर्जन करेंगे तो प्रोटॉन का मास will be 1.007276 and न्यूट्रॉन का मास would be 1.008665 और जो इलेक्ट्रॉन का मास है it is 0.00055. और ये बात तो हमें वैसे भी पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है, like 1000 times smaller than that of जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है. अब
कह रहे हैं कि यूजुअली एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? बिकॉज उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल में ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो इवन दो इट हैज सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्योंकि वो इक्वल होता है तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। सी एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन के नंबर हैं वही इलेक्ट्रॉन्स के भी नंबर हैं बाहर, एज लॉन्ग एज आप उसको खास तौर पे आयनाइज नहीं करवाते और उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करवाते, तब तक वो न्यूट्रल है। लेकिन ऑफ कोर्स आप दोनों के नंबर्स को चेंज करवा भी सकते हैं, जब भी तो आयन्स बनते हैं। Then number of protons inside a nucleus is called atomic number or charge number, which is represented by capital Z। आपके SLO में लिखा है कि एक्सप्लेन करें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं। तो यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एज एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मुझे पता है एक न्यूक्लियस में टोटल Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस E 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स, तो टोटल न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? ऑफ कोर्स Z टाइम्स E। देन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड नंबरिंग जब आप करते हैं तो आप इसको मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि A इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऑफ कोर्स आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो Z को दूसरी तरफ ले जाएं। इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड विद दिस इक्वेशन n इज इक्वल्स टू A माइनस Z। फिर आप ही के एसएलओज में लिखा है कि आपको एटम्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सिंबॉलिक फॉर्म में। लाइक अगर मैंने कोई रैंडम मैं लूं, अगर मैं ये कोई सिंबल लिखती हूँ, सी दिस इज हाउ यू डू रिप्रेजेंट कोई भी एलिमेंट। एक्स की जगह उस एलिमेंट का सिंबल आएगा जिससे भी आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर सपोज कार्बन के लिए सी, नाइट्रोजन के लिए एन, क्लोरीन के लिए Cl, सोडियम के लिए Na। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं, दैट इज चार्ज नंबर, और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में आप उसका मास नंबर लिखते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। फॉर सपोज अब अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन को ऐसे लिखा हुआ देखा है आपने पीरियोडिक टेबल में, राइट, तो इट मीन्स कि कार्बन हैज टोटल ऑफ 6 प्रोटॉन्स। अगर कार्बन में प्रोटॉन 6 हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 हैं, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से पता लगा सकती हूँ कि कार्बन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। इस प्लस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं एंड यू विल एंड अप गेटिंग 12 minus 6 which is nothing but 6। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो, लेकिन लाइटर एलिमेंट्स में यूजुअली ऐसा होता है। जब आप हेवियर की तरफ जाते हैं तो फिर न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होते हैं, और उसके लिए भी वी डू हैव अ सर्टेन रीजन। आगे चलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। नाउ एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया। फिर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो, अच्छा यहाँ पे आपको वही बता रहे हैं कि आप कैसे एटॉमिक मास अगर आपको गिवन हो तो आप उससे कैसे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, लाइक न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ना, इट इज यूरेनियम 92 235, तो इसका मतलब है यूरेनियम में टोटल 92 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 235 में से ये 92 सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी जो भी बचा वो यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सी इट इज 143। तो यस, कमिंग बैक टू आइसोटोप्स, आपके एसएलओज में लिखा है कि आपको ये डिस्क्राइब करने आने चाहिए। आइसोटोप्स आर सच न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम चार्ज नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर, दैट इज in the nucleus of such elements number of proton is the same but number of neutrons is different। क्या है आइसोटोप की एग्जांपल? कार्बन 611, कार्बन 612, कार्बन 613, ये तीनों कार्बन हैं। सी, तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जैक्टली सेम है। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है हम कहते हैं हम सेम एलिमेंट से ही डील कर रहे हैं। लेकिन यस, तीनों में अगर प्रोटॉन सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ना कि तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 11 माइनस 6 दैट इज 5 न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 12 माइनस 6 दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 13 माइनस 6 दैट इज, इसमें टोटल 7 न्यूट्रॉन्स है। तो यस, न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से जो मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है, जब वो डिफरेंस आता है तो आप कहेंगे कि ये आइसोटोप्स हैं।
फिर यहाँ पे मैंने कार्बन की एग्जांपल दी है, यहाँ हीलियम की भी दे रहे हैं, कह रहे हैं हीलियम के ये दो आइसोटोप्स हैं, हम जो पढ़ते हैं इट इज हीलियम 2 4, लेकिन हीलियम 2 3 भी एग्जिस्ट करता है। सी डिनोमिनेटर कह रही हूँ, यहाँ आपने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, तो यस जब तक सबस्क्रिप्ट में 2 आएगा तो 2 सबस्क्रिप्ट सिर्फ हीलियम का हो सकता है, 2 सिर्फ एटॉमिक नंबर है हीलियम का, तो सिंबल आप चेंज नहीं करेंगे। देन ये उसी की डिस्क्रिप्शन है। अब कह रहे हैं हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, जिसको आप ड्यूट्रियम के नाम से जानते हैं, एंड देन हाइड्रोजन 1 3, जिसको आप ट्रिशियम के नाम से जानते हैं। सी तीनों में सबस्क्रिप्ट यानी मास नंबर के अलावा जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो सेम है 1 1 1। इसका मतलब है ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन क्योंकि मास नंबर इनका अलग है तो ऑफकोर्स ये हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। देन इट सेज किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, और हमें पता है ना जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सराउंडिंग में उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो फिर इसका मतलब है कि आप डिफरेंट आइसोटोप्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किसी भी केमिकल मेथड को यूज करते हुए सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज आइसोटोप्स में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं ना, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, और आप कोई केमिकल मेथड अप्लाई करके आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कर सकते। यस आप कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करके आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकली कोई एटम कैसे बिहेव करेगा यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, एंड आइसोटोप्स में मास नंबर तो अलग अलग होता है। तो यस आप आइसोटोप्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला आइसोटोप है, ये वाला, किसी केमिकल मेथड से यू कैन नॉट डू दिस। Then next one is isobars. Isobars are those elements which have different atomic number but सेम मास नंबर, उसी का ऑपोजिट है इस बार। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया ना इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, इसका मतलब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी लेकिन ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस पर भी डिपेंड करती है। इसकी एग्जांपल क्या है, अच्छा ये ऐसे है, आर्गन 1840 है, then krypton 1940 है, then we have calcium 2040। सी इन सब के मास नंबर सेम है लेकिन इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एंड सी मैंने कहा था कोई भी आइसोटोप आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, यानी अगर मैं कहती हूँ ना कि एटॉमिक नंबर बेरिलियम का है 3, तो पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा आइसोटोप या कोई ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा पूरे यूनिवर्स में बल्कि जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाए, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ना एनर्जी लेवल्स वाला कि अगर सोडियम के एक एटम के अंदर सेकंड और थर्ड लेवल के का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये है, तो वो ना सोडियम के किसी और लेवल का डिफरेंस हो सकता है और ना ही वो यूनिवर्स में मौजूद किसी और एलिमेंट के एनर्जी लेवल का वही सेम डिफरेंस हो सकता है। सेम गोज हियर, अगर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 नहीं हो सकता। तो आप एटम्स को एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके एटॉमिक नंबर से। सी एटॉमिक नंबर 18 है तो ये आर्गन है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो अब ये आर्गन नहीं है, अब ये एक और एलिमेंट है विच इज क्रिप्टॉन, नहीं बल्कि दिस इज पोटेशियम, माय बैड। देन अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो इट इज कैल्शियम। हमें फर्क नहीं पड़ता मास नंबर सेम है या नहीं, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो यस ये आइसोबार्स भी हो गए। फिर ये कह रहे हैं कि आइसोटोप्स आप डिफरेंट एलिमेंट्स के सेपरेट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज किसी केमिकल मेथड से आप उसे सेपरेट कर नहीं सकते, लेकिन वी डू हैव अ डिवाइस जिससे आप एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप से डिपेंडिंग ऑन देयर masses सेपरेट कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज व्हाट वी कॉल मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ नोट्स में मुझे लगता है थोड़ा बेहतर लिखा हुआ है पेज नंबर 3 से 4 पर, तो इसको पढ़ लेते हैं जरा, वहां से आपके एसएलओज में इंक्लूडेड है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ को एक्सप्लेन करें। तो लेट्स सी वेयर इज दिस मास स्पेक्ट्रोग्राफ।
चलें जी, this is the one. What is mass spectrograph? It is a device with the help of which we can determine the masses of isotopes. With the help of this device, we can also separate the isotopes of an element from each other. अगर मुझे पता है कि yes ये कोई certain element है, but मुझे इसका mass find out करना है, मैं वो भी निकाल सकती हूँ इससे. और अगर मुझे उसका फॉर सपोज मेरे पास एक सैंपल है किसी भी एलिमेंट का, फॉर सपोज हीलियम का ही, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कौन सा एटम हीलियम 2 3 है, कौन सा एटम हीलियम 3 है. अगर मैं वो फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो भी मैं स्पेक्ट्रोस्कोप से कर सकती हूँ. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोप इज दैट इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सॉर्ट आउट एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर मासेस और टू डिटरमिन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन element. Construction देख लेते हैं. It consists of following parts: a vacuum chamber, this one, source of ions, ये यहाँ से आ रही है ions की source, two slits S1 and S2 which are connected to the terminals of voltage source, S1 and S2 connected to the terminals of voltage source, a plate of metal which is placed in the chamber to obtain the images of the striking ion, that's what you call detector. See, this is the plate, a magnetic field which is applied in the chamber normally. ये देख रहे हैं डॉट के सिंबल में मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट की हुई, इसका मतलब है इट इज आउट ऑफ द पेज. ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपके पास. तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, राइट, बिकॉज वो इस डायरेक्शन में आ रहा है अंदर. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इट इज आउटवर्ड ऑफ द पेज. ये मैंने आउटपुट बनाने की कोशिश की, राइट, इस डायरेक्शन में. तो हमें तो पता है ना QVB वाले फॉर्मूला से कि जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री टू ईच अदर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करती है वो भी 90 डिग्री पर, लाइक जो इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग पार्टिकल पर. तो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड यस मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को सर्कुलर पाथ कवर करवाएगी. एंड सर्कुलर पाथ तो कवर करवा दिया, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोनों ने जो सर्कल ट्रेस किया उसमें. जिसका मास कम होगा वो डिफरेंट रेडियस का सर्कल ट्रेस करेगा और जिसका मास ज्यादा होगा वो डिफरेंट रेडियस का सर्कल ट्रेस करेगा. तो हम इसके सर्कल से फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इसका मास क्या होना चाहिए और इसका मास क्या होना चाहिए. फिर ऑफ कोर्स ऑपरेशन के दौरान पॉजिटिव आयंस जो सोर्स में हैं उनको आप अलाउ करते हैं कि वो स्लिट 1 से होते हुए स्लिट 2 तक चले जाएं. ऑफ कोर्स क्यों जाते हैं? बिकॉज आपने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, तो वो पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव टर्मिनल से अभी नेगेटिव की तरफ जाते हैं जब आपने वोल्टेज V अप्लाई किया है. एंड ऑफ कोर्स आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है किसी सर्टेन चार्ज्ड पार्टिकल को, तो फिर तो ऑफ कोर्स उस पर वर्क होगा, बिकॉज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू Q. और ये जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसको किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट. वोल्टेज चार्जेस को एक्सेलरेट करता है. इससे पीछे भी हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, एक जगह किनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? हम लिखते थे किनेटिक एनर्जी इज E टाइम्स दी वोल्टेज. यहाँ इन्होंने बस E की जगह Q लिख दिया, दैट्स नॉट डिफरेंट. तो किनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv स्क्वायर EV की जगह QV. यहाँ से हमने दिस V इज फॉर वोल्टेज, राइट. ये वोल्टेज की इक्वेशन हमने, दिस वन इज वोल्टेज और ये है वेलोसिटी. ये वेलोसिटी की हमने इक्वेशन निकाल दी. हमें पता है अगर हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो कितना वोल्टेज मिलेगा पार्टिकल को. अब एक और चीज हम कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल जो है वो एक सर्कल ट्रेस कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इज इक्वल्स टू QVB, where Q is the charge, V is the velocity, B is the applied magnetic field. Centripetal force हमें पता है it is mv square over r, where this V is velocity. इस पूरे डेरिवेशन में वेलोसिटी और वोल्टेज में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, तो सिंबल्स थोड़े अलग अलग करना है. यहाँ पर से दोनों वेलोसिटीज हैं, एक V से ये एक V कैंसिल हो गया. फिर बचा मेरे पास QB is equals to mv over r. यहाँ से इस r के लिए मैंने इक्वेशन डिराइव कर ली which is mv over QB. Remember this V is velocity and not voltage. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मुझे रेडियस की ये वाली इक्वेशन आ गई ना मेरे पास, राइट. लेकिन इस इक्वेशन में मेरे पास वेलोसिटी भी आ रही है, तो मैंने जो ऊपर वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसे मैं यहाँ पर रिप्लेस करवा दूंगी. सी, ये वाली वेलोसिटी यहाँ पर प्लेस करें
यहाँ पर कैलकुलेशन का स्टेप दिया है एंड यू विल end up getting this equation. This 2 is of course the numerical value. This V is कितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है. This B is आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है. This Q is कि उस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कितना है. This M is the mass of that particle. तो अगर आपको mass पता है तो आप बता सकते हैं कि अच्छा इस पार्टिकल का मास इतना है तो ये यकीनन इतना रेडियस ट्रेस करेगा. देख लें अपने मास स्पेक्ट्रोस्कोप से कौन सा पार्टिकल इतना रेडियस ट्रेस कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये वो पार्टिकल है जिसको आप ढूंढ रहे हैं. इसी तरह अगर आपको मास नहीं पता और आपने फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारें और उसका रेडियस नोट डाउन कर लें. इस इक्वेशन में रेडियस पुट करें और आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल का मास क्या है. तो ये आइसोटोप को भी आइडेंटिफाई करती है और ये आपको उसका मास भी बता सकती है. तो ये रेडियस की इक्वेशन आ गई एंड उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म. अगर आपने मास फाइंड आउट करना है तो वही उसको स्क्वायर करके रीअरेंज कर दिया, ये आपके पास मास की इक्वेशन आ गई. दैट इज ऑल फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोप मास स्पेक्ट्रोग्राफ. राइट, ये आपकी बुक में दी हुई इसकी फिगर, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर भी वैसे एक आध चीजें ऐड कर दी, तो आपको देखना हो तो आप वो देख लें. सी रेडियस डिपेंड करता है आयन के मास पर. दो पार्टिकल्स जिनका मास डिफरेंट है वो कभी भी सेम रेडियस ट्रेस नहीं करेंगे. तो यस, अच्छा ये इसका ग्राफ भी है. आउटपुट जो डिटेक्टर लगाया हुआ है हमने उससे, वो हमें आउटपुट भी देता है. कैसे, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है हमारे पास कि हमने कितनी फील्ड अप्लाई की है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास डिटेक्टर के आउटपुट की अबंडेंस है. यानी मुझे पता चलेगा कि 20 जिसका एटॉमिक मास है, 21 जिसका एटॉमिक मास है और 22 जिसका एटॉमिक मास है, वो जो सैंपल मैंने इनपुट किया है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, उसमें कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा मौजूद था. सी 20 की अबंडेंस सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा तादाद 20 वाले मॉलिक्यूल्स की है, 21 की सबसे कम है एंड देन 22 की 1 से ज्यादा बट 20 से कम. The larger is the peak, the more abundant is the isotope. ठीक, और इस सैंपल में 20 पर पीक आ रही है. 20 तो जो है वो नेयन का है सिंबल, लाइक मास नंबर. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सिंबल नेयन जो है वो ज्यादा मौजूद है यहाँ पर. नेक्स्ट देख लेते हैं. यस, आपके एसएलओज में इंक्लूडेड है. आपको पता होना चाहिए मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है. न्यूमेरिकल का इस टॉपिक से जिक्र नहीं है, लेकिन एक सिंपल इक्वेशन है इसकी, तो वो भी देख लेते हैं. It says it is usually assumed that whole is always equal to the sum of its part. It is not so in the nucleus. Nucleus के केस में ऐसा नहीं है. Result of experiments on the masses of different nuclei show that masses of the nucleus is always less than the total mass of all the protons and neutrons making up the nucleus. In the nucleus, the missing mass is called the mass defect. अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है. अगर अभी मैंने पीछे बताया ना कार्बन इज दिस वन, इसका मतलब है कार्बन में टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में. मुझे एक प्रोटॉन का मास पता है, राइट, मास ऑफ प्रोटॉन. उसको अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस पता चल जाएगा. फिर मुझे पता है न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स भी हैं. अगर उसका मुझे मास निकालना है तो मैं एक न्यूट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करवा दूंगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से. ये सारा न्यूट्रॉन्स का मास आ गया, ये सारा प्रोटॉन्स का मास आ गया. इनको मैं एड अप कर दूं तो ये होना चाहिए टोटल न्यूक्लियस का मास, बिकॉज न्यूक्लियस में है ही क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं. इन सबको जब मैं ऐड करती हूँ और मेरे पास एक फाइनल आंसर आता है, ठीक है. जब मैं टेबल में देखती हूँ कि कार्बन के न्यूक्लियस का कितना मास है, तो वो मास इसके मुकाबले में कम आता है. कहाँ गया वो मास, वो जो मिसिंग मास है, दिस मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. ये देखें, प्रेजेंट करते हैं आप इसको डेल्टा एम से. यानी ये मैंने निकाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास, यानी जिस जिस चीज से मिलकर न्यूक्लियस बना है, वही सेम बात जो भी मैंने लिखी, बट यहाँ मैंने डायरेक्टली एन लिख दिया, इन्होंने एन की जगह ए माइनस जेड लिख दिया. एक ही बात है. ये आ गया मेरे पास न्यूक्लियस जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उनका इंडिविजुअल मास, और ये मैंने रखा उसी कार्बन के
न्यूक्लियस का मास जो मुझे कहीं किसी टेबल में मिलता है या किसी एक्सपेरिमेंट से मिलता है, मैंने दोनों को डिफरेंस किया, फाइनल आंसर 0 नहीं आ रहा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इंडिविजुअल अलग अलग प्रोटॉन और न्यूक्लियन से जो मास बन रहा था, जब वो सारे मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास उसमें से मिस हो जाता है। न्यूक्लियस का मास वुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो जो मिसिंग मास है इट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके बारे में और चीज की, वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बताया। देन मिसिंग मास इज कन्वर्ट, अब ये मास कहाँ गया, हमें तो पता है, आपने फ्लूइड डायनामिक्स में HSSC 1 में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मास भी कंजर्व रहता है। तो वो मास जा किधर रहा है, आइंस्टाइन ने हमें बताया वो मास किधर जाता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ इन्होंने बताया कि वो जो मास मिसिंग है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो एनर्जी है दिस इज व्हाट वी कॉल बाइंडिंग एनर्जी। See, the missing mass is converted to energy in the formation of nucleus. This energy is found from Einstein's mass energy equation, which is this one, where the c is the speed of light, 3 exponent 8 meters per second. Delta m is the mass defect. ये जो आपके पास एनर्जी आती है, this is the binding energy of the nucleus. इस इक्वेशन में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, BE इसको बाइंडिंग एनर्जी, राइट। डेल्टा एम की जगह वो ऊपर वाली डेल्टा एम की इक्वेशन प्लेस कर दी और सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गई आपके पास फाइनल इक्वेशन, यानी आप डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आसान और स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस कि आप पहले मास निकालें, मास डिफेक्ट, और फिर उसको बस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी निकालें। लेकिन अगर इक्वेशन में कहीं ऑप्शन में कहीं ये इक्वेशन भी दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्ट इक्वेशन है। फिर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकाली ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में। एक्सपेरिमेंटल मास जो ड्यूट्रॉन का है इट इज दिस वन। अभी हमने पीछे पढ़ा था ड्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, राइट। यहाँ से मुझे पता चल गया इसके पास प्रोटॉन है एक, और अगर एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 है तो इसका मतलब इन न्यूट्रॉन कितना है 2 - 1 विच इज 1। तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अभी देख लेते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल मास तो ये है, होना क्या चाहिए इसका मास। सी हम केजीज में ले रहे हैं, हमें पता है प्रोटॉन का मास क्या होता है, वो रखें, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन का भी मास रखते हैं, दोनों एक एक है ना, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते ना करते कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आ गया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास। अब इसमें से मैं माइनस कर दूं जो न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का अपना मास है, जो भी मेरे पास डिफरेंस आएगा वो मेरे पास मास डिफेक्ट कहलाएगा ऑफ कोर्स। तो ये प्रोटॉन का मास जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ये न्यूट्रॉन का मास, और ये मैंने इसमें से ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी थी न्यूक्लियस की उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। फाइनल आंसर इज दिस वन। इसका मतलब है मास डिफेक्ट ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन में जो है वो इतना है। अब मुझे कोई कहे कि बाइंडिंग एनर्जी निकाले, ऑफ कोर्स एनर्जी हमें पता है जूल्स में भी होती है तो हम जूल्स में निकालते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी आती है, हमें दोनों की कन्वर्जन पता होनी चाहिए, हम दोनों निकाल कर देखेंगे। अगर मुझे मास डिफेक्ट पता है दिस वन तो mc स्क्वायर, राइट, इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई अपने स्टैंडर्ड यूनिट में विच इज जूल्स। ये आ गई मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी। अब फिर मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो हमें पता है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन क्या होती है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप उससे डिवाइड कर देते हैं, ये हमने डिवाइड किया, फाइनल आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन ये आंसर क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो ये जो 10 की पावर 6 है इसको एक प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दें। 10 की पावर 6 हमें पता है ना मेगा के लिए कन्वर्जन है ये, तो इसकी जगह हमने बस लिख दिया कैपिटल M। तो बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन के केस में क्या है, इट इज 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज द रीजन कुछ मास यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए जो हमारे पास फ्री पार्टिकल्स हैं उसके मुकाबले में जो न्यूक्लियस है उसका मास कम होता है। दैट is the binding energy comes from the mass that is lost in the process of formation of nucleus. Conversely, binding energy, अब यहाँ आप define करें, binding energy is the amount of energy that must be supplied to the nucleus if the nucleus is to be broken up into protons and neutrons. अगर उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करके रखने के लिए वो एनर्जी गई है बाइंडिंग एनर्जी, तो अगर आप उस न्यूक्लियस को वापस से ब्रेक करना चाहते हैं उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तो आप वही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो यस, आप बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं।
सी बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मेशन में जो रिलीज होती है या ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सेम अमाउंट होगा एनर्जी का, दोनों के लिए आप बाइंडिंग एनर्जी का वर्ड यूज करते हैं। फिर आपके पास एसएलओ में इंक्लूडेड है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ को एक्सप्लेन करें। ये बाइंडिंग एनर्जी पर मास डिफेक्ट था जिसको हम स्किप करके आ गए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम देखेंगे। सी आप एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ मास, इसी सेम इक्वेशन से। लेट्स जस्ट सी व्हाट एल्स डू वी हैव। अच्छा, यहाँ पर भी एक और आपको बता रहे हीलियम के केस में कि बताएं हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। बाइंडिंग एनर्जी एक तरीका तो वो है जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, दूसरा एक और तरीका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट इज दिस वन। बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। एंड रिमेंबर, जब मैं न्यूक्लियन की बात करती हूँ उसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, विच इज मास नंबर, जिसको आप ए से शो करते हैं। तो यस, ऐसे भी आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं ऊपर मास डिफेक्ट, यही मास डिफेक्ट की इक्वेशन। दैट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस, किसी को भी आगे पीछे लिख दें, बस जो माइनस साइन आएगा उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों वो वाले केसेस हो जाएंगे ना। अगर आप फॉर्मेशन के टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसके टर्म्स में बात करेंगे तो साइन डिफरेंट आएगा, और अगर आप ये देखना चाहें कि उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला पार्ट हो गया ना, तो ऑफकोर्स एनर्जी का साइन डिफरेंट आएगा, उसको अवॉइड करें, बस वैल्यू को देखें। मास डिफेक्ट की इक्वेशन ये आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया मास नंबर, तो ये आ गया मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, विच इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए मास डिफेक्ट 0 है, बिकॉज सी मुझे पता है हाइड्रोजन में मेरे पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। ठीक है, इन हम बाइंडिंग एनर्जी कौन सी लेते हैं, जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में लगी है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर है ही क्या, एक प्रोटॉन, तो इसके न्यूक्लियस का भी वही मास है जो सिंपल एक प्रोटॉन का मास है। आपके फाइनल एग्जाम का एक एमसीक्यू है पास पेपर का, उसमें उन्होंने पूछा कि बताएं हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज 0। अगर प्रोटॉन के साथ कोई एक न्यूट्रॉन भी होता या कोई और प्रोटॉन भी होता तो फिर कोई डिफरेंस आता, अकेला अकेला प्रोटॉन ही है, इसको किसी और पार्टिकल के साथ बाउंड करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना न्यूक्लियस में, तो इसका मास डिफेक्ट भी क्या है, इट इज 0। Mass defect is made clear with Einstein's equation. This equation shows that if for any reason a mass delta m is lost, then it is converted into energy। क्या अगर किसी भी वजह से किसी न्यूक्लियस की जब आप मास देख रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का और न्यूक्लियस का, और आप देखते हैं कि कोई डिफरेंस आ रहा है मास में, तो जस्ट बी क्लियर अबाउट इट कि वो यकीनन एनर्जी की फॉर्म में गया होगा। अब यहाँ पर हीलियम है, हीलियम के लिए भी इन्होंने यही किया, सी इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 4 - 2 यानी कि 2 ही न्यूट्रॉन्स। इसके लिए भी वही इक्वेशन, मास डिफेक्ट कैसे निकाला, ये है हीलियम का मास न्यूक्लियस का, और इसमें हीलियम में क्या होता है 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, अभी हमने पीछे ये वाले मेथड में क्या किया था, हमने केजीज में मैसेज प्लेस किए थे। व्हाट इफ क्वेश्चन में है वो हमें केजीज के बजाय यू में मैसेज दे दें। ऑफ कोर्स एक मेथड तो हमारे पास ये है कि पहले हम कन्वर्जन फैक्टर लगा के यू को केजीज में लेके जाएं, फिर वही सारा मेथड करें, बट व्हाई नॉट एन ऑल्टरनेट, यहाँ पर वो कर रहे हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पर वही करें, केजी में ही लेकर कंप्लीट किया इसको। तो यस, एक प्रोटॉन का मास पता था, 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूट्रॉन के लिए यही किया, डिफरेंस लिया, ये आ गया आपके पास मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आया है आपके पास यू में, इसको कन्वर्ट कर दिया केजी में, केजी से यू में जाने के लिए इस फैक्टर से डिवाइड करते थे, तो ऑपोजिट के लिए ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया इतना मास मिसिंग है। आपको केजीज में पता चल गया कितना मास मिसिंग है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, आपको एनर्जी पता चल गई जूल्स में, 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया आंसर। इसमें से 10 की पावर 6 को अलग करके मेगा में कन्वर्ट कर दें तो ये 2.828 बन जाएगा, एंड ऑफ कोर्स 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी। देन सी एक बात आपने नोटिस की, पिछले केस में जो हमारे पास मास डिफेक्ट था वो कम था और कम बाइंडिंग एनर्जी आई थी, इस बार मास डिफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी पहले से भी ज्यादा आई है, पहले आई गेस 2 पॉइंट समथिंग थी,
तो यस, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ मास होगा बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इटसेल्फ, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आएगी उस न्यूक्लियस के लिए। ठीक, और एक बात मैं आपको एडवांस में बता दूं, बल्कि ये इधर ही ग्राफ में भी आ रही है, किसी भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब है वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें पता है 1U इज इक्वल्स टू इतने किलोग्राम्स एंड इट इज इक्वल्स टू इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी अब मैं ये काम भी कर सकती थी, एक स्टेप जो मैं बता रही थी ना कि आप ऑल्टरनेट देख सकते हैं इसका। इट इज दिस वन, यहाँ अगर मुझे पता चल गया जो U में मास मिसिंग है इट इज 0.03034 U, तो मुझे पता है 1U इज इक्वल्स टू डायरेक्टली मास और एनर्जी की कन्वर्जन है इस इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दिस वन। यानी ये मुझे बीच वाले स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद ही किलोग्राम की भी कन्वर्जन लगाई, 1.6 से डिवाइड भी किया, फिर मेगा के लिए 10 की पावर 6 को अलग भी कर लिया, और एक जो फाइनल फैक्टर आया वो टर्न आउट टू बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये कन्वर्जन करें या ये डायरेक्टली कन्वर्जन अप्लाई कर दें, फाइनल आंसर वुड रिमेन दी सेम। अब क्योंकि आपके एसएलओज में लिखा है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आना चाहिए, तो ये अब उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हो रही है। इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस पे है इट इज number of nucleons, yani total A. Binding energy is released during the formation of a nucleus from its constituent nucleons and would have to be supplied to the nucleus to decompose it into its individual nucleon components. ये जो मुझे लगा सिंपल वर्ड में डेफिनेशन यहाँ पर होनी चाहिए वो मैंने ऐड कर दी है। अब इस ग्राफ को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, ग्राफ को देखें। जितना लाइटर न्यूक्लियस है, सी जितना स्मॉल ए है उसका, न्यूक्लियस में जितने कम पार्टिकल्स हम कहते हैं वो उतना लाइटर न्यूक्लियस है, राइट। तो जितना लाइटर न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी कम है। जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाते हैं, सी मास नंबर बढ़ाते जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। मैक्सिमम हो गई है इस रीजन में, और ये रीजन देख रहे हैं आप कौन सा है, इट इज Fe, दैट इज आयरन। और आयरन का मास नंबर क्या आ रहा है, इट इज 56। तो यस, यहाँ पे यही वाली बात लिखी हुई है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है ना। और एक और बात देख लें, 56 के एक तरफ तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, राइट, लेकिन 56 वाले पार्ट के ऑलमोस्ट दूसरी तरफ भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है। यानी जो आयरन से लाइटर एलिमेंट्स हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो इससे हैवियर एलिमेंट्स है, सी ए ग्रेटर है ना, तो जो इससे हैवियर एलिमेंट्स है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, occurs near mass number 56, the mass region of the element iron. This figure indicates that any nucleus heavier than mass number 56 would become a more stable system by breaking into lighter nuclei of higher binding energy, the difference in binding energy being released in this process. पहले इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये वाला पार्ट मैंने अपने लिए लिखा है, फिलहाल इसे ना देखें। इट शुड बी नोटेड दैट न्यूक्लियाई लाइटर देन मास नंबर दिस वन, जो इससे छोटे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर ये स्टेबल है तो इससे लाइटर वाले भी अनस्टेबल हुए और इससे हैवियर वाले भी अनस्टेबल हुए। हम पढ़ते हैं ना, एटम भी अगर अनस्टेबल है तो वो कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। यूनिवर्स में मौजूद हर सिस्टम, हर एलिमेंट, उसकी ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो हम कहेंगे कि जो आयरन से लाइटर और जो इससे हैवियर न्यूक्लियाई भी हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी जो अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। अब कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे, ये लाइटर है, अगर इन्हें स्टेबिलिटी गेन करनी है तो इन्हें अपना मास बढ़ाना होगा, बिकॉज दिस इज द रीजन जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये लाइटर एलिमेंट्स दो एक साथ कंबाइन होंगे, मास बढ़ेगा और ये कंपेरेटिवली थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। इनके कंबाइन होने को हम फ्यूजन कहते हैं, आगे अभी इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सेम गोज विद दिस हैवियर वंस, ये वाले अनस्टेबल हैं और ये आयरन से यानी स्टेबल वाले पार्टिकल से हैवी हैं। तो अगर इन्हें स्टेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। यानी हैवियर एलिमेंट्स जब स्टेबिलिटी चाहेंगे तो वो ब्रेक होंगे, दिस ब्रेकिंग इनटू
2 or more fragments is called fission. तो अब वापस पढ़ें ये वाली बात. It says it should be noted that the nuclei lighter than mass number 56 can gain stability by fusing to produce a heavier nucleus of greater mass defect, yani greater binding energy. Again, with the release of the energy equivalent to the mass different. It is the fusion of the lightest nuclei that provides the energy released by the sun and constitutes the basis of the hydrogen or fusion bomb. Again आपके फाइनल एग्जाम की MCQ है कि सन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे पास वो किस रिएक्शन से होती है, इज इट फिजन और इज इट फ्यूजन? तो यस इट इज फ्यूजन का रिएक्शन, और हाइड्रोजन बॉम्ब में भी फ्यूजन ही हो रहा होता है. अभी हम आगे देखेंगे भी एक और बात. अच्छा यहाँ पर हमने स्ट्रिक्टली 56 कह दिया ना, डिफरेंट बुक्स में वो रेंज देते हैं, कहीं पे सी वो कहते हैं 40 से ग्रेटर, कहीं पे वो 50 से 58 तक का रीजन कहते हैं एंड सो ऑन. तो उसके देख के कंफ्यूज ना हो, आपकी बुक में 56 का है तो लेट्स जस्ट गो विद 56. ठीक. अच्छा ये उसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है. कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी लाइटर एलिमेंट्स की कम है, जैसे जैसे एलिमेंट हैवियर होता जा रहा है उसका मास नंबर बढ़ता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है तब तक जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 8.8 तक नहीं पहुंच जाती. 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन दैट टेबल. कहां पर आ रही है सी, इन्होंने दिया मास नंबर 58, and then it gradually decreases, of course rapidly decrease नहीं हो रही ना, it gradually decreases to a value of 7.6 mega electron volt at mass number 238. तो binding energy per nucleon is maximum for iron, और इसका मतलब है कि फिर आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है. ठीक. और एक बात देख लें, आपने ये नहीं कहना कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा आयरन की, आपने कहना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की सबसे ज्यादा है. अगर मुझे पता है किसी रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट की वजह से बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, फॉर सपोज वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो न्यूक्लियस बना है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मिलाकर है 20, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. राइट. आपको पता चल जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बाइंडिंग एनर्जी है, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लेस की गई है. एंड यस देख लें मैक्सिमम है ये ऑलमोस्ट 8.8, और उसके बाद दूसरे एंड पर जाकर ग्रेजुअली डिक्रीज होते ये रुक रही है यूरेनियम पे, विच इज 7 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो आपसे कहेंगे कि ये ग्राफ डिस्क्राइब करें और आपको यही सारी बातें बतानी है. आपने बताना है कि न्यूक्लियन इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, बट मैक्सिमम हो जाती है 56 टू 58 पर जो आयरन का रीजन है, उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है. और फिर आप कह देंगे जो हैवियर एलिमेंट है उनको स्टेबल होने के लिए फिजन देनी पड़ेगी, ब्रेक होना पड़ेगा लाइटर्स में, जो लाइटर्स हैं उनको स्टेबिलिटी के लिए फ्यूज होना पड़ेगा, यानी एक हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा. मैं आपको बच्चे ये बात क्लियर कर दूं जो मैंने अभी सेकेंड मार्क्स चेक किए हैं. लाइक आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद योर पेपर्स. लिखी हैं आप लोगों ने बातें, कुछ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स ने लिखी हैं वो बातें जो मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन पेपर पढ़ने के बाद कम से कम मैं नहीं थी कह सकती कि आपने इससे पहले बुक या किसी भी नोट्स से पढ़ा है. इट वाज लाइक जो बात आप एक सिंगल वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते थे उसके लिए आपने 2-2 3-3 लाइंस लिखी हैं. मुझे उन लाइंस लिखने से कोई मसला ना होता अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स होते. आप लोगों के बोर्ड में वो आप लोग को एक फिक्स स्पेस देते हैं कि आपने इस स्पेस में लिखना है. तो अगर आप एक पॉइंट जिसको आप मैक्सिमम 2 वर्ड्स में लिख सकते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, अगर मैं न्यूक्लियर म्यूटेशन कहूंगी तो मुझे वो लिखना है, मैं इंडक्शन की बात करूंगी तो मुझे इंडक्शन लिखता है, मैं पूरी डिस्क्रिप्शन थोड़ी दूंगी कि एक वायर में से हमने करंट पास करवाया उसके चेंज होने से फील्ड प्रोड्यूस हुई एंड सो, ऐसे नहीं करना है. तो मैं ये बात यहाँ पर इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आगे से ध्यान रखें, चैप्टर में जो भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आती है उसको याद रखें. एक तो आपकी स्पेस जाया नहीं होती, यू विल नॉट रन आउट ऑफ दी स्पेस, और दूसरी बात एग्जामिनर इम्प्रेस होता है जब आप वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी देते हैं. तो मेक श्योर कि अपने एग्जाम्स में ये वाला काम जो आपने फाइनल एग्जाम्स में किया अभी सेकेंड मार्क्स में, ये वाला काम एटलीस्ट ना करें. डू योर सेल्फ अ फेवर बाय नॉट डूइंग सो. अब और क्या है एसएलओज में? अच्छा ये हमने स्टार्टिंग का मॉडल नहीं पढ़ा, चलें अब ये एंड में पढ़ते हैं. एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, आप
नंबर्स कैसे बता सकते हैं न्यूक्लियस के सिंबल से, वो भी हो गया। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। मास डिफेक्ट डिफाइन कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर दी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर की वेरिएशन भी बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज और उसके बाद इनका डिके। ये करके विल जस्ट एंड दिस रिकॉर्डेड लेक्चर और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई गेस 1 घंटे का ये और 1 घंटे का आगे के दो, लेट्स जस्ट सी कहाँ जाता है। चलें जी, रेडियो एक्टिविटी आपको डिफाइन करनी है। अगेन ये वो टॉपिक है जो आपने 10M में पढ़ा हुआ है। Phenomena in which certain elements emit radiation is called radioactivity, and the elements emitting radiations are called radioactive elements. It has been observed that those elements whose charge number Z is greater than 82 are usually unstable. पहले तो क्वेश्चन ये आता है ना, कोई पार्टिकल रेडिएशन इमिट करेगा ही क्यों, क्या जरूरत है उसे। जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, कोई पार्टिकल को जब आप एक्साइट कर देते हैं और वो हायर एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी लेवल में वो अनस्टेबल होता है, फिर वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ आता है, तो वो गैमा रे इमिट करता है। वो इसका एक पार्ट था। एटम के केस में हम ये देख रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि कोई एलिमेंट सिर्फ गैमा रे ही इमिट करें, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। यूजुअली 82 से ग्रेटर जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। एंड ऑफ कोर्स हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, तो ये पार्टिकल्स भी स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिस भी मैं अपने सिस्टम की बात कर रही हूँ, स्टेबिलिटी की तरफ ये कैसे आएंगे, कोई पार्टिकल इमिट करते हैं। अब वो अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है और वो गैमा भी हो सकता है। अच्छा, ये जो रेडिएशन है, कीप दिस थिंग इन यू माइंड कि ये इनविजिबल रेडिएशन होती हैं, आप नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट करती हैं। यानी अगर आप कहीं सराउंडिंग में फोटोग्राफिक प्लेट्स रख दें और फिर वहां कहीं करीब ये वाला एलिमेंट पड़ा हो, तो आपको नहीं दिखेगा कि इससे रेडिएशन इमिट हो रही है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा जो आपको बताएगा कि नहीं, इस प्लेट तक कोई रेडिएशन पहुंच रही है, राइट। एक्स रेज में कैसे आपको वो फिल्म मिलती है जिसमें आपकी बोन का पूरा स्ट्रक्चर होता है और जो आपको फ्रैक्चर वगैरह भी बताता है एंड ऑल दीज थिंग्स, दिस इज सेम रीजन की वजह से। एक्स रेज भी आपको नेकेड आई से नहीं दिख रही होती, लेकिन वो जो पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है, जब आपका इमेज लिया जा रहा होता है तो एक मशीन के साथ आपको फिक्स करवाते हैं ना, खड़ा करते हैं, तो उसमें अंदर एक फोटोग्राफिक प्लेट है, वो इमेज लेती है आपका, बिकॉज वो डिटेक्ट कर लेती है उस तक आने वाली रेडिएशन को, और फिर वो बताती है कि अच्छा ये रेडिएशन जहां से गुजर कर आई है वहां पर कोई फ्रैक्चर है नहीं है, एंड so on. Such elements are called radioactive and the phenomena is called radioactivity. Radiations coming out of the radioactive elements are called alpha. Alpha को आप इससे शो करते हैं, infinity जैसा सिंबल है। बीटा for this one and gamma this one. अच्छा, अल्फा बीटा को आप रेडिएशंस कहते हैं, बट पार्टिकल नहीं एक तरह के, बिकॉज इनके पास कुछ ना कुछ मास है। गैमा को आप कभी पार्टिकल नहीं कहते। ऑफ कोर्स वो कॉन्सेप्ट हमारा अपनी जगह के, जो लाइट है वो एक फोटोन होता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, इन सो ऑन, लेकिन रेडिएशन में आप हमेशा गैमा को रे का वर्ड यूज करेंगे। Radioactivity was discovered by Henry Becquerel in 1896. He found that an ore containing uranium-92 emits an invisible radiation that penetrates through a black paper wrapping a photographic plate and affects the plate. यहाँ पर भी इन्होंने photographic plate पर जब कोई पैटर्न देखा तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर कहीं कोई रेडिएशंस पहुंच रही हैं, और फिर पता चला कि नहीं, वहां पर तो यूरेनियम था 92, तो यकीनन यूरेनियम रेडिएशन इमिट करता है। फिर उसके बाद मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, हस्बैंड एंड वाइफ थे, दे डिस्कवर्ड 2 न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये याद कर ले, मेरे ख्याल में वो पूछ सकते हैं, पोलोनियम एंड रेडियम। दीज वर दी यूरेनियम के बाद डिस्कवर होने वाले पहले 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स सीरीज शुरू हो गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी डिस्कवरीज। The analysis of the radiations emanating out of radioactive material can be carried out by a simple experiment. Radioactive material is placed at the center of block C, this one, of lead by drilling a hole in this block. पूरा lead का block था, इसके अंदर एक hole किया और ये अंदर radioactive element है। lead की क्या खास बात है कि मैंने शायद क्लास में भी जिक्र किया था जब मैं अपनी मेडिकल की इंटर्नशिप के बारे में बता रही थी। lead मैंने बताया था
बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन को भी जब लेड की एक स्पेसिफिक थिकनेस हो तो वो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स सारी डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट ना करे, सिर्फ एक डायरेक्शन में रेडिएशन दे, तो बाकी सारी डायरेक्शन से मैंने इसे लेड से कवर करवा दिया। तो यस, रेडियो एक्टिव radiations enter a vacuum chamber. यहाँ से ये vacuum chamber में आई after emerging out of this hole, after passing between two plates parallel to the radiation strikes a photographic plate. यहाँ पे आपने दो प्लेट्स लगा दी एंड ऑफ कोर्स आपने इसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर कहीं बैटरी शेटरी लगा दें, ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, यानी आपने इस रेडिएशन को अब प्रोवाइड की है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे फायदा क्या हो रहा है, मुझे पता है रेडिएशन उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जहां पर भी डिपॉजिट होगी या स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी, वहां पर मुझे पैटर्न मिल जाएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस रेडिएशन का नेचर क्या है, तो मैंने एक प्लेट लगा दी। फायदा क्या है इसका, मुझे पता है अगर उस रेडिएशन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो यकीनन नेगेटिव की तरफ आएगी। अल्फा आया नेगेटिव की तरफ, तो हमें पता चल गया यकीनन इस अल्फा पार्टिकल पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह एक टाइप रेडिएशन की वो भी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, तो मुझे समझ में आया ये बीटा पार्टिकल्स जो हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है। बट सरप्राइजिंगली एक रेडिएशन वो भी थी जो ना पॉजिटिव की तरफ गई ना नेगेटिव की तरफ, तो मैंने और आपने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड किया कि फिर यकीनन वो रेडिएशन न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। एंड यस, इट वाज गामा रे जो न्यूट्रल थी। तो इट सेज इंस्टेड ऑफ इम्पिंजिंग एट वन पॉइंट, बजाय किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करने के, fall at three different points due to the potential difference between the plates. From this experiment, it can be concluded that all radiations from the radioactive material are not alike. एक जैसी नहीं होती radiations. Radiation that bend towards the negative plate is made up of positively charged particle. They are called alpha particles. Those radiations that bend toward the positive plate are composed of negatively charged particles. They are called beta particles. And those radiations that go straight without bending have no charge on them. These are called gamma rays. फिर अब और मजीद एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसमें हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। इस पर जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है और जो इसका मास है वो 4 न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये भी पता चला कि बीटा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज लाइक अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकल कर आता है। अब मैं और आप परेशान, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल कर आ सकता है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियस में फॉर सपोज एक न्यूट्रॉन है और ये कोई एक प्रोटॉन भी पड़ा हुआ, ये न्यूक्लियन मुझे पता है न्यूट्रल है, तो ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो सकता है, यस हो सकता है। अगर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो तो ये चांस है। ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूट्रॉन था अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया बीटा पार्टिकल बन के और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट। इस तरह आता है ये न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल बाहर। तो दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। गामा रेज एक्स रेज की तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं जब वो एक्साइटेड होता है, जब वो अनस्टेबल होता है। ऑफ कोर्स गामा पर कोई चार्ज कोई मास कुछ भी नहीं ना होता, तो गामा के जाने से न्यूक्लियस पे और कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स एनर्जी में थोड़ा सा फर्क आता होगा। वेवलेंथ ऑफ दीज रेज, गामा की बात हो रही है, इज मच शॉर्टर कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ऑफ कोर्स एक्स के कंपैरिजन में गामा की वेवलेंथ कम होगी, क्यों? बिकॉज एक्स के कंपैरिजन में गामा की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है और हमें तो पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। ये हमने जनरली पढ़ा अल्फा बीटा और गामा के बारे में, बट देन अगेन आपके ऐसे लॉज में है कि अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज जो मैंने नोट शेयर किए हैं उसके अंदर पेज नंबर 8 एंड 9 पर अच्छी लिखी हुई है। तो लेट्स जस्ट सी, यहाँ से उन प्रॉपर्टीज को एक नजर देख लेते हैं, बिकॉज अगेन आपके पास पेपर में पूछा गया आपसे कि बताएं किसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है एंड बताएं किसकी आयनाइजिंग एबिलिटी कैसी है एंड सो ऑन। ये सारी वही बात है जो अभी हम वहां पढ़ कर आए थे। अल्फा रे की प्रॉपर्टीज, दे आर डबली चार्ज्ड पॉजिटिव रेस। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं,
प्रोटोन पर जो चार्ज होगा वो न्यूक्लियस का चार्ज होगा। न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटोन है तो इट इज कॉल्ड डबली चार्ज्ड पॉजिटिव रे, यानी पॉजिटिव रे जिसपे 2 प्रोटॉन्स का चार्ज है। कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे कि ये चार्ज हीलियम का है, अल्फा पार्टिकल का है या नहीं, तो यस ये अल्फा पार्टिकल का ही चार्ज है। सी नंबर ऑफ प्रोटोन इज 2, चार्ज ऑन वन प्रोटोन इज 1। तो ये आपके पास टोटल चार्ज है अल्फा पार्टिकल का। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस चार्ज पार्टिकल है ना तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, बीटा एक तरह का इलेक्ट्रॉन है राइट, और अल्फा क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलाकर। तो सपोज कंसिडर करें, खाली इमेजिन करें, एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास ही इतना ज्यादा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में जब आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलाकर रख देंगे तो हम कहते हैं अल्फा बीटा के कंपैरिजन में बहुत हैवी, बहुत मैसिव होता है। और क्योंकि ये बहुत हैवी और बहुत मैसिव है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। पेनिट्रेशन पावर कम है बट इसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, यानी अपने रास्ते में आते हुए मूव करता हुआ किसी एलिमेंट के, किसी पार्टिकल या किसी मॉलिक्यूल एटम के साथ जब कोलाइड करता है तो इसके पास एबिलिटी है कि वो उसको आयनाइज कर दे। कैसे? उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन मेनी सब्सटेंस, यानी किसी सरफेस को हिट करके वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे ट्रैवल विद वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ बीटा एंड गामा रे। ऑफ कोर्स हेवियर पार्टिकल है ना तो इट मेक सेंस कि ये बीटा और गामा से कम वेलोसिटी पर जो है वो मूव करता है। बीटा को देख लें, दे आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना एक तरह का, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव होता है या पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। पेनिट्रेशन पावर इसकी अल्फा के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन आयनाइजेशन पावर इसकी अल्फा के मुकाबले में कम है बिकॉज इसका मास कम है ना। Then they produce fluorescence in many substance, ये भी करते हैं। Their velocity is greater than that of alpha rays। फिर gamma देख लें, gamma chargeless और massless, ये भी ऐड कर दें, chargeless और massless radiations हैं। और ऑफ कोर्स जब कोई चार्ज नहीं है तो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड से। पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा है बिकॉज इसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है ना, और आयनाइजिंग इफेक्ट इसका बहुत कम है। पेनिट्रेशन पावर इसकी इतनी ज्यादा है कि ये एटम में से डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाता है विदाउट इवन उसके आयनाइज किए। तो यस दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ही तो है गामा और है क्या, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन मेनी सब्सटेंस। यस आपसे एग्जाम में कभी कंपेयर करने को कहते हैं तो आप कहेंगे अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, बीटा की उससे कम, उससे ज्यादा, एंड गामा की सबसे ज्यादा। एंड अल्फा की आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, बीटा की उससे कम, गामा की उससे भी कम। एंड अच्छा कभी कभी आपसे पूछते हैं अगर ये दोनों किसी एक फील्ड में से गुजर रहे हो तो कौन सा ज्यादा जल्दी डिफ्लेक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, ये गामा है, अगर अल्फा गया है ना ऐसे तो बीटा जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोर्स लाइटर वन है ना, ज्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ेगा इस पर। ठीक, फिर आपको पता होना चाहिए इनकी इक्वेशंस भी, यानी जब किसी पार्टिकल में से, जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हो तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स जस्ट सी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये रही इक्वेशन। मुझे पता है जब भी किसी सर्टेन न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा निकलेगा तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा बिकॉज अल्फा और बीटा के पास कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी है ना राइट। तो अगर एक न्यूक्लियस में से नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स अब न्यूक्लियस बदली हो गया, वो पहला वाला न्यूक्लियस नहीं रहा। ये एक जनरल सिंबल है। अगर मैं x कोई एक न्यूक्लियस है जिसके पास z एटॉमिक नंबर्स है और कैपिटल A उसका मास नंबर है, जब इसमें से C अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, अल्फा को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है इसमें और हीलियम में, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में तो हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करते हैं। अल्फा के पास भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है और हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल इज लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसमें से जब हीलियम निकलेगा तो इसका मतलब है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स तो आ गए इधर, तो अब जो पीछे एटम रह गया है उसके ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होना चाहिए बिकॉज वो इधर आ गया, और मास नंबर में से 4 माइनस होना चाहिए बिकॉज वो इधर आ गया। एंड ऑफ कोर्स इस इमिशन से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगा, उसको Q से शो कर दिया। पहले अगर एलिमेंट X था तो अब वो X नहीं रहा, कुछ और है, हमने उसको
y का नाम दे दिया। अच्छा, जब भी आप ये इक्वेशंस लिखते हैं, भले वो अल्फा की इमिशन की हो, बीटा की इमिशन की हो या गामा की इमिशन की हो, एक बात याद रखें, इक्वेशन सही है या नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये आपको ऐसे पता चलता है जब आप उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर कंपेयर करते हैं, बराबर होने चाहिए। अगर इधर z था रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट में भी एटॉमिक नंबर सारे मिलाकर z होने चाहिए। इट इज z-2, इट इज +2 से -2 कैंसिल, z आ रहा है। अगर यहाँ मास नंबर था a, तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। इट इज a-4, देन इट इज +4, तो टोटल मिलाकर यस इट इज a। ये अल्फा के एमिशन की इक्वेशन है। यहाँ एक आध उसकी एग्जांपल्स भी दे दिए, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने ये एक सिंपल इक्वेशन आपको दी और इन्होंने कहा इससे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, बताएं अब जो न्यूक्लियस बचा है वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका एटॉमिक मास क्या होगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज, कभी कभी वो वर्डिंग्स ऐसे भी यूज करते हैं। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, जब इसमें से कोई रेडिएशन इमिट हुई तो जो आपके पास रिजल्ट में बचा वो डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है। तो वो आपसे कह सकते हैं यूरेनियम से जब अल्फा पार्टिकल इमिट आउट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके बारे में बताएं, उसके प्रोटॉन्स क्या हैं और उसके एटॉमिक मास क्या है। तो आप कहेंगे इट इज 92, अल्फा में 2 है तो यानी 2 प्रोटॉन्स कम हो गए। तो अगर 2 यहाँ गए, टोटल 92 थे तो कितने बचने चाहिए, ऑफ कोर्स इसके लिए 90, 238 था, 4 इधर चले गए तो ऑफ कोर्स 234 बचना चाहिए एंड सो ऑन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे कह रहे हैं अल्फा बीटा और गामा की मिशन के लिए एक एक इक्वेशन लिख के बताएं। तो यस, आपको एक एक इक्वेशन को याद कर लेनी है, वैसे तो दो दो कर लें लेकिन चलें नहीं भी हो रही तो एक एक तो कर ही लें इनके इमिशन की, बिकॉज वो आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। फिर बीटा पार्टिकल की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि जब बीटा इमिट होता है तो ये देखें, अल्फा के लिए तो हम ये सिंबल यूज करते थे ना 2 एंड 4, बीटा के लिए हम यूज करते हैं इट इज -1। मैं ये नहीं देखूंगी कि बाहर एक, यहाँ पे मैं 0 क्यों लिखती हूँ, बिकॉज आप कहेंगे फॉर सपोज अगर ये पहले न्यूक्लियस था, इसके अंदर 2 प्रोटॉन थे और इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन थे, 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन रह गए, एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बीटा बन के बाहर चला गया, अंदर अब एक इजाफी प्रोटॉन आ गया। सी, पहले क्या था, 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन्स, अब क्या है 3 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। तो ओवरऑल एटॉमिक मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एटॉमिक मास सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं कहते, एटॉमिक मास में तो आप कहते हैं कि टोटल इन दोनों का सम क्या बनता है। तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब बीटा एमिट होगा, लेकिन जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो जो न्यूक्लियस रह जाता है, जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियस आता है, उसके पास एक प्रोटॉन बढ़ गया ना। अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो पहले 2 प्रोटॉन थे, अब 3 आ गए। इसका मतलब है अगर पहले Z था तो अब Z+1 हो गया। लेकिन इक्वेशन बैलेंस भी तो होनी चाहिए, कैसे होगी इक्वेशन बैलेंस, अगर ये Z था और ये Z+1 है तो दूसरे वाले के पास -1 होना चाहिए इधर, राइट। तो ये आ गया वो -1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बीटा का सिंबल क्या है तो आप कहेंगे ये है बीटा का सिंबल, और हम इस सिंबल तक कैसे पहुंचे, इस एक्सप्लेनेशन से जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। जैसे हमें नहीं था पता कि कोई न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है और पीछे क्या रह जाएगा, हमने पीछे बच जाने वाले को स्टडी किया और फिर हमने कहा इसके पास तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स कम है और ये तो अल्फा के न्यूक्लियस में होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो हमने कहा अल्फा पार्टिकल के लिए आप इसके बजाय ये सिंबल ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि क्या इमिट आउट हुआ है उस न्यूक्लियस में से। सेम गोज हियर, बीटा के बजाय ये पूरा सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा न्यूक्लियस में फर्क क्या आया है, ठीक। एंड ऑफ कोर्स जब भी कोई एक रेडिएशन इमिट होती है, कभी एनर्जी रिलीज होती है, किसी के साथ न्यूट्रॉन भी इमिट हो रहा होता है, किसी में एंटी न्यूट्रिनो एंड सो ऑन पार्टिकल्स इमिट होते हैं। इसका फिलहाल आपको ऑफ कोर्स रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि कब क्या एमिट होता है, बस जो एक आध इक्वेशन आप याद करेंगे उसमें शो रहे हैं कि क्या एमिट हो रहा है। अच्छा, वो जनरल एग्जांपल थी, अब यहाँ किसी एलिमेंट से एग्जांपल दिए। दिस इज कार्बन 614, जो ऑफ कोर्स कार्बन का एक आइसोटोप है, बिकॉज एक्चुअल कार्बन जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो 612 होता है, इट इज 614। अच्छा, मुझे लगता है इन्होंने गलत लिखा है, इट इज 6, नहीं ये 12 भी नहीं है। अच्छा, इट इज 611 लिखा हुआ था, दैट वाज नॉट 14, ठीक है। इट इज कार्बन 611 वाला। एंड ऑफ कोर्स जब मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें से एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो ऑफ कोर्स इसके मास नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ 11 था
यहाँ पर भी 11 रहेगा। लेकिन जब बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो नीचे 1 एडिशन होना चाहिए। अच्छा, कंफ्यूजन इज दिस वन, आपकी बुक में जो बीटा पार्टिकल की इमिशन है वो सिर्फ नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, यानी ये वाली इमिशन जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। जबकि हमें पता है, अगर आप और किसी बुक में देखें तो बीटा इमिशन दो तरह की होती है, एक बीटा पॉजिटिव होता है और एक बीटा नेगेटिव होता है। फर्क क्या है, वैसे तो आप लोग का उतना खास कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलें लेट्स जस्ट डू दिस। फर्क ये पड़ता है कि फॉर सपोज अब एक एटम न्यूट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक करने के बजाय दूसरा तरीका ये है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और वो अंदर एक प्रोटॉन के साथ मिलकर प्रोटॉन वैनिश हो गया और एक इजाफी न्यूट्रॉन आ गया। तो ये भी एक तरह की इमिशन है। सी, इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर एक कम होगा इंक्रीज होने के बजाय, राइट, एंड चार्ज पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, दिस इज अनदर इक्वेशन। अगर आपसे पूछ लेते हैं बीटा पॉजिटिव या नेगेटिव तो चलें रख लें जहन में, कोई खास फर्क नहीं है, बस ये पता होना चाहिए दिस इज बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन इमिशन एंड दिस इज बीटा नेगेटिव जिसको इलेक्ट्रॉन की इमिशन भी कहते हैं। ठीक, और इक्वेशन भी आप ऐसे ही बैलेंस करेंगे कि अगर मेरे पास एक तरफ था पहले 7 बीटा पॉजिटिव इमिट हुआ है तो अब 8 हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पास -1 है अगर नेगेटिव इमिट हुआ है, और अगर बीटा पॉजिटिव इमिट हुआ है तो आगे होकर नेक्स्ट जो डॉटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होना चाहिए, बिकॉज एक जो है वो बीटा के पास पॉजिटिव के पास चला गया। इसी तरह गैमा की भी इक्वेशन है, गैमा मैंने अभी आपको बताया इसके पास मास कुछ भी नहीं है, तो जब ये इमिट होता है ना एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है ना एटॉमिक मास पे फर्क पड़ता है। पहले भी Z था अभी भी Z है, पहले भी A था अभी भी A है, बस ये गैमा रेडिएशन इमिट हो गई है। इस पार्ट में आपको ये बताया सी सिंबल के बाद ऊपर ये एक स्टेरिक लगा हुआ है। स्टेरिक बताता है कि ये जो एटम है ना ये किसी भी वजह से अनस्टेबल है, ये एक्साइटेड हुआ है, एक्साइटेड के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं स्टेरिक। तो एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो है कभी कभी स्टेबल होने के लिए गामा रेज को इमिट करता है, ये वो गामा रेज आ गई हैं आपके पास। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट एल्स डू वी हैव। प्रोसेस ऑफ डिके, अल्फा बीटा और गामा हो गए बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ, हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड देन विल जस्ट एंड दिस क्लास, बेयर विद मी। ये हम पढ़ें डिसइंटीग्रेशन की, ठीक है। अच्छा, कोई भी न्यूक्लियर फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी जिसमें हमने पढ़ा, इसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये वाली सारी चीज़ों से इसको फर्क नहीं पड़ता, ना किसी केमिकल ना किसी फिजिकल रिएक्शन से। जब भी कोई पार्टिकल या रेडिएशन एमिट होती है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो उससे न्यूक्लियस में यकीनन कुछ ना कुछ चेंज आता है। न्यूक्लियस अब पहले कुछ और था, अब वो किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इस चेंज के बाद जो एलिमेंट आया है उसको आप डॉटर एलिमेंट कहते हैं, ओरिजिनल वाले को आप पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। और इस कंजर्वेशन के दौरान लॉ ऑफ मास भी बैलेंस्ड रहता है, मास नंबर दोनों के बराबर बराबर रहेंगे। एनर्जी भी बैलेंस्ड रहती है, जो भी आगे पीछे अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रहा होता है वो रिलीज हो जाता है। मोमेंटम भी बैलेंस रहता है एंड चार्ज भी बैलेंस रहता है, जो उनका एटॉमिक नंबर है वो भी बैलेंस रहता है। तो ये सारी कंजर्वेशन को फॉलो करता है जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ये वही बात कि 3 तरह की रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब भी वो इमिट होगा तो मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 4 से, चार्ज नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से। ये उसकी जनरल इक्वेशन है और ये उसका कोई आपके पास एलिमेंट पर किया हुआ रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास है फिर बीटा। बीटा की इमिशन से क्या होता है, सी आपकी बुक ने सिर्फ बीटा नेगेटिव के बारे में बात की है तो हमने भी वही किया। बीटा नेगेटिव जब इमिट होता है तो जो आपके पास एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, ये बीटा की इमिशन हो गई। एंड ये वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने कि वैसे अब इतना सिंपल नहीं है ये प्रोसेस, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन ऐसे ही करते हैं कि न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। फिर जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा, इमिशन के वक्त चार्ज नंबर इंक्रीज हो जाएगा एंड सो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वैसे इमिट हुआ है न्यूक्लियस से, लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि मास में कोई फर्क पड़ना चाहिए न्यूक्लियस के या नहीं। अगेन वही वाली कंडीशन कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का अपना मास बहुत कम है, तो वो इमिट हो भी रहा है तो न्यूक्लियस के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये थोरियम जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोटेक्टिनियम में,
उसमें बताया कि बीटा पार्टिकल जब इमिट करेगा इक्वेशन बैलेंस कैसी होगी सी, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो गया बिकॉज बीटा नेगेटिव इमिट हो रहा था। सी इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, 91 माइनस 1 इट इज 90। फिर गामा रेडिएशन की बात हो रही है, ना इसके पास कोई चार्ज है ना मास है, इसीलिए किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी एटम एक्साइटेड होता है वो ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए जो एडिशनल एनर्जी उसको रिलीज करता है वो गामा के फॉर्म में एमिट आउट हो जाती है। एंड इसी तरह कभी कभी कोई एटम जब एक्साइटेड होता है तो वो स्टेबल होने के लिए अल्फा या बीटा को भी एमिट कर देता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम स्टेबल, हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल है, राइट। ये अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गैमा को भी एमिट कर सकता है। फिर आप इस इक्वेशन से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं गामा के एमिशन को। अच्छा, यहाँ मैंने साइड पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी थी, डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये एग्जैक्टली रैंडम होता है, किसी केमिकल फिजिकल चेंज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लॉ है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिके, वो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है। इट सेज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट मतलब एटम का कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करके डॉटर एटम में कन्वर्ट होते जाना, हम कहते हैं वो एटम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव nucleus at any instant is directly proportional to the total number of nuclei present at that instant। के रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ज्यादा होगा जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस हैं। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे हाफ लाइफ में, बट पहले उसकी इक्वेशन देख लें। ये है स्टार्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, एन ओ का नाम दिया, और ये लैम्डा इज द एक्टिविटी, दिस टी इज द टाइम जो वो डिसइंटीग्रेट होने के लिए देगा, और इससे हम बता सकते हैं कि कितनी देर बाद कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक, और यहाँ से आपके एग्जाम का एक एमसीक्यू भी है, रेडियो एक्टिव डिके जो है वो कैसा है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है, तो यस वो एक्सपोनेंशियल है। इक्वेशन में ई दिख रहा था ना आपको, इसके लिए मैंने वो इक्वेशन लिखी थी, अदरवाइज आपकी बुक में वो नहीं थी। देन अब हाफ लाइफ आपके एसएलओज में लिखा है कि डिस्क्राइब हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। Radioactive decay process is quite random and is not subjected to any symmetry। बिल्कुल random process है, आप foretell नहीं कर सकते, आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। This means that we cannot foretell about any particular atom as to when will it decay। मैं नहीं बता सकती कि ये वाला atom कब decay करेगा। It could decay immediately, फौरन से डिके कर सकता है, और इट मे रिमेन अनचेंज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी डिके नहीं कर सकता। डज वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। मैं और आप नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट कब डिके करेगा, वो कब डिसइंटीग्रेट करेगा, वो कब कोई रेडिएशन इमिट करेगा और किसी डॉटर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इज द ड्यूरेशन, पहले ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाफ लाइफ जिसको आप टी साथ में सबस्क्रिप्ट में हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट is that period in which half of the atoms decay। हाफ लाइफ वो पीरियड है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आधे एटम्स डिके कर जाएं। कौन से आधे, अगर स्टार्ट में 100 थे तो 50 जितनी टाइम में डिके करेंगे वो उसकी हाफ लाइफ होगी। अगर स्टार्ट में 500 थे तो 250 जब रह जाएंगे तो आप कहेंगे इसकी हाफ लाइफ गुजर गई है, एंड सो एंड सो। फिर अभी तो हमने पढ़ा कि हम बता नहीं सकते कि कौन कब डिके करेगा, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया आपकी बुक वालों ने। ये कह रहे हैं कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन एंड वी नो दैट ऑन द एवरेज 10% डाई एवरी डे। सर्वे से हमें पता चलता है ना कि तकरीबन हर रोज 10 लोग जो हैं वो मर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं मिलियन वाली पॉपुलेशन वाली सिटी का। Even with this knowledge, we cannot say with certainty that which particular person will die on this particular day। Like सर्वे मुझे बता रहा है कि एक दिन में तकरीबन 10 लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लेकिन क्या मैं उन मिलियन में से किसी एक को पॉइंट आउट करके बता सकती हूँ कि आज ये वाला मरेगा? नो, आई कैन नॉट डू दिस, राइट। तो यही वाली बात है यहाँ पर। मुझे पता है कि अगर किसी एटम की हाफ लाइफ है फॉर सपोज 5 डेज, तो मुझे पता है अगर 10 एटम हैं ऐसे एक सैंपल में तो 5 दिन बाद 5 डिके हो गए हुए होंगे। लेकिन क्या मैं बता सकती हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर एटम इन 10 में से ये वाला खास तौर पर डिके होगा 5 दिन में? नहीं, मैं नहीं बता सकती। And this makes sense. We can only say that on the whole 10% will die। The greater the population of the city, the greater the accuracy of such predictions।
जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ज्यादा आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी होगी, बिकॉज कोई ना कोई 10 तो फोर्स डाई कर ही जाएंगे. So, like the population of the city, it is not possible to talk about an atom of a radioactive element. For more accurate results, we always talk about large group of atoms, and laws of statistics are applied upon them. Let me suppose that we bring a group of 1 lakh atoms under consideration and wait till such time that half of these, that is 50,000 of them, decay into their daughter element. This time is called half life. Right? If the half life of said element be 1 day, अगर आपके पास शुरू में थे फॉर सपोज 1 लाख एटम्स और आपने देखा कि एक दिन के बाद 50,000 रह गए, तो आप कहेंगे इस एटम की हाफ लाइफ है 1 डे. राइट? और अगर इस एटम की हाफ लाइफ है 1 डे, एक दिन बाद 50 है, एक और दिन बाद क्या होगा, इस 50 का हाफ, सी 25,000. एक और दिन बाद क्या होगा, इस 25,000 का मजीद हाफ, विच इज 12,500 एंड सो ऑन. अब उस पिछली बात पे आए, हमने कहा ना जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, ऊपर जो मैंने लॉ बताया था उसमें उन्होंने लिखा था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ दैट इंटरवल. सी पहले अगर 1 लाख थे तो एक दिन में 50,000 डिके कर गए थे, यानी टोटल 50,000 डिके हुए. दूसरी बार जब 50,000 थे तो एक दिन में 25,000 डिके हुए. सी पहले एक दिन में 50,000 डिसइंटीग्रेट हुए थे, अगले दिन 25,000 डिसइंटीग्रेट हुए. रीजन क्या था, स्टार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हुए तो डिके होने वाले एटम्स की भी तादाद कम हो गई. फिर जब मेरे पास 25,000 थे तो एक दिन बाद जो डिके हुए 50% जो डिके हुआ वो 12,500 एलिमेंट्स थे जो डॉटर में कन्वर्ट हुए. तो पहले 50,000 कन्वर्ट हुए, अगली बार उसी एक दिन में 25,000 डिके हुए, अगली बार उसी एक दिन में 12,500 डिके हो रहे हैं. तो यस, डिके में आपने ये नहीं देखना कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं, बस आपको स्टार्ट में जो उन्होंने इंटरवल दिया उसको बिल्कुल हाफ कर दें. ठीक. अच्छा जी, इससे आप दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं. नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कंप्लीटली डिके. कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं करेगा. फॉर सपोज अगर दो एलिमेंट्स भी हैं मेरे पास, राइट, एक दिन के और एक दिन है उसकी हाफ लाइफ, एक दिन बाद कितने रह जाएंगे, एक और दिन बाद कितना रह जाएगा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है पर चले मैं ऐसे बता रही हूँ, 0.5. एक और दिन बाद कितना, 0.25. एक और दिन बाद कितना, 0.125. एक और दिन बाद कितना, 0.0624 समथिंग एंड सो ऑन. लाइक स्मॉलर होती जा रही है क्वांटिटी, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो रही, बिकॉज एक्सपोनेंशियल डिके है. एक्सपोनेंशियली डिके करने वाली वैल्यू जीरो नहीं होती. लाइक स्मॉल से स्मॉल होती जाती है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ पोर्शन उसका रह जाता है. Then it is due to this reason any half-life in any half-life period only half of the nuclei decay, and in this way an infinite time is required for all the atoms to decay. सारे atoms को decay होने के लिए infinite time चाहिए, because हर बार पहले वाले का आधा बच जाएगा. एक बात तो ये हमने नोट डाउन कर ली कि सारे decay नहीं हो सकते. दूसरी बात, कितने एलिमेंट्स डिके होंगे ये डिपेंड करता है कि उस पीरियड के बिगिनिंग पे कितने एलिमेंट्स मौजूद थे. अगर मैं कहती हूँ डेल्टा एन इज द एलिमेंट्स जो डिके हो रहे हैं, यानी जो डॉटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्ट में कितने एलिमेंट्स थे एंड देन डेल्टा टी, यानी आप कितने टाइम बाद देख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज लैम्डा. दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. किसी भी एलिमेंट का जो डिके कांस्टेंट है अगर वो स्मॉलर है तो इसका मतलब है कि ये कम डिके हो रहा है, कम एटम्स डिके हो रहे हैं गिवन टाइम में. और अगर ऑफ कोर्स ये ज्यादा है तो ज्यादा डिके हो रहा है. यहीं से आप लैम्डा की इक्वेशन भी बना सकते हैं. ये आएगी आपके पास इक्वेशन. किसी भी चीज का चेंज ओवर दैट थिंग उसको आप कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज. जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कभी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. जैसे आपने इलास्टिसिटी के केस में भी पढ़ा था ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन में, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. तो इट इज कॉल्ड fraction of decaying atoms. Decay constant is equals to fraction of the decaying atoms per unit time. तो इसका यूनिट क्या होगा, अच्छा ये आपके पास पेपर की एमसीक्यू है. इस डिके कांस्टेंट का यूनिट क्या है, इन दोनों का यूनिट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स. इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, और अगर होता भी तो डिनोमिनेटर में वापस वही क्वांटिटी है सेम यूनिट के साथ, तो ये दोनों वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते. तो डिके कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर में इट इज
सेकेंड्स। तो इसका यूनिट क्या है? इट इज सेकेंड इनवर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि ये माइनस किस बात को बताता है, तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन में ये माइनस इस बात को बता रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते जाएंगे। See, negative sign in this equation indicates the decrease in the number of atoms. अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफ भी है। वैसे तो खास तौर पे आपके ऐसे लॉज में नहीं लिखा कि ग्राफ बनाएं, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। देखें, आपकी ऑब्जर्वेशन के स्टार्ट में टोटल नंबर्स होंगे कुछ एलिमेंट के, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, हमने उसको नाम दे दिया n नॉट का। और यहाँ अगर मुझे पता है ना कि 5 मिनट है उस एटम की हाफ लाइफ, तो मैंने 5-5 मिनट के फर्क पे मार्क्स लगा दिए। ये पहली हाफ लाइफ है, इसको टी हाफ लिखा। ये दूसरी हाफ लाइफ है तो इसको 2 टाइम्स टी हाफ लिखा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। पहली हाफ लाइफ में जो भी स्टार्ट में थे उसका हाफ हो गया, दूसरी हाफ लाइफ में जो भी यहाँ पर था उसका हाफ हो गया, तीसरी हाफ लाइफ में जो भी यहाँ पर था सी उसका हाफ हो गया, चौथी हाफ लाइफ में जो भी यहाँ पर था सी उसका हाफ हो गया। और ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया और हमें पता चला इसका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल आता है। सी बिल्कुल ये एक्स एक्सिस को ज्वाइन नहीं कर रहा, ये इससे थोड़े से ही सही बट डिफरेंस पर रहेगा। और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, आप कहते हैं एक हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हैं वो कितने होंगे? स्टार्ट वाले के हाफ। एक और हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे? अब स्टार्ट में ये है ना मेरे पास, तो इसका भी हाफ, दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी दिस वन which makes n not divided by 4। एक और हाफ लाइफ के बाद क्या फर्क पड़ेगा? n not divided by 4 था, साथ एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज n not divided by 8 एंड सो ऑन। क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकती हूँ? मैं कहूंगी एक हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स है n not divided by 2 की पावर 1, सी इट इज 2। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इट इज n not divided by 4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 2। तीसरी हाफ लाइफ के बाद n नॉट डिवाइडेड बाय 8, 8 को आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कोई एलिमेंट है उसकी सर्टेन हाफ लाइफ है, बताएं 10 हाफ लाइफ के बाद कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? क्या मैं और आप हर बार ऐसे उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से, यानी मैं हिसाब लगाऊं कि पहले लाख थे तो 50,000, फिर 25,000, फिर 12,500 इन सो ऑन? आसान तरीका है। 10 हाफ लाइफ के बाद का पूछा है, जो भी स्टार्ट वाले एलिमेंट्स थे उसको 2 की पावर 10 से डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा 10 हाफ लाइफ के बाद कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। यही काम इन्होंने इस पैराग्राफ में किया हुआ है। पीछे रह जाने वाले एटम्स को हम कैपिटल N से शो कर रहे हैं, इंटरवल के स्टार्ट वाले को N नॉट से। अगर आप एक एक अलग अलग इंटरवल को देख रहे हैं तो हर बार हाफ करते ना, और अगर आप सबसे पहले वाले नंबर को किसी भी n इंटरवल्स गुजर जाने के बाद कंपेयर कर रहे हैं तो उसको n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n कर दें। एंड n इज कितनी हाफ लाइफ के बाद की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हाफ लाइफ के बारे में भी पूरी एक ब्रॉड रेंज है आपके पास। इट सेज कि रेडियम की हाफ लाइफ, बल्कि पहले इसकी देखते हैं, यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ क्या है? 4.5 एक्सपोनेंट 9 इयर्स। रेडियम के लिए 1620 इयर्स है। रेडॉन के लिए इट इज 3.8 डेज एंड इवन यूरेनियम 239 के लिए 23.5 मिनट्स की हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ भी एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। देन फिर ऊपर वाली डिस्कशन से हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ अगर हमें पता है तो हम उसका लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये उसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहाँ से आई ये मैं यहाँ बता रही हूँ, बिकॉज आपके ऐसे लॉज में लिखा है कि हाफ लाइफ की इक्वेशन डिराइव करें। कौन कौन सी? उन्होंने कहा फर्स्ट हाफ लाइफ की भी और सेकेंड हाफ लाइफ की भी। अब आई एम नॉट श्योर ये सेकेंड हाफ लाइफ की इक्वेशन इसको कह रहे हैं या नहीं, बिकॉज अगर इसको कह रहे हैं तो ये तो लिटरली एक स्टेप का काम है। तो आई बिलीव ये सेकेंड हाफ लाइफ की डेरिवेशन इसको कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड की। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे तो थोड़े और स्पेसिफाइड वर्ड्स हो तो उससे अंदाजा लगा लें, अदरवाइज इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट तो वैसे भी आ ही रहा है। तो आई टेल यू गाइस टू गो विद दिस वन, फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ की इक्वेशन। ये भी हमने पीछे लॉ ऑफ डिके से मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन बनती है, राइट? ये इसकी भी पूरी डेरिवेशन है, लेकिन अगेन आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं थी, बुक में भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड भी नहीं की। ये है आपके पास इक्वेशन लॉ ऑफ डिके के हिसाब से। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स जो इस टाइम t के बाद बच गए हैं। n नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स है, राइट? ये इंटरवल्स में n नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पेरेंट एलिमेंट्स जो स्टार्ट में थे, एंड लैम्डा इज द एक्टिविटी जो ऑफ कोर्स हर एलिमेंट की डिपेंडिंग ऑन द सैंपल कितना है
अलग अलग है। अब उनसे आपसे कहा गया फर्स्ट हाफ लाइफ की डेरिवेशन एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करें। अगर मैं फर्स्ट हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ तो फिर मुझे टी को तो हाफ लाइफ से रिप्लेस कर देना चाहिए, विच इज टी, साथ में दिस हाफ, और मुझे पता है मैंने इस टी की जगह लिख दिया टी हाफ। फिर मुझे पता है हाफ लाइफ गुजरने के बाद तो जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, अच्छा लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर ताकि आप लोग को पता रहे कि कौन सा पहले लिखा था कौन सा बाद में। हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सी इट इज दिस वन, वो पिछले वाले के हाफ हो जाते हैं ना, तो मैंने एन को एन नॉट बाय 2 से रिप्लेस कर दिया। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में प्लेस किया, ये आ गया एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, ये 1/2 था और ये ई की पावर नेगेटिव थी, तो मैंने पूरी इक्वेशन को फ्लिप करवा दिया, ये 1/2 के बजाय 2 हो गया और ये ई की पावर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो गया। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी नाम दे सकते हैं। फिर मुझे हाफ लाइफ या लैम्डा की इक्वेशन निकालनी है ना, तो जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू की इक्वेशन निकालनी होती है जो एक्सपोनेंट की पावर में आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, ऑफ कोर्स आपको एक्सपोनेंट हटाना होता है और उस पावर को बेस बनाना होता है। मैथ्स में एक रूल है जिसमें आप लॉग लेते हैं तो वो एक्सपोनेंट को कैंसिल कर देता है, जैसे हमें पता है ना स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, डायरेक्टली नहीं स्क्वायर रूट को कैंसिल करता। ऑफ कोर्स पीछे एक पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और पावर हाफ तो 2 को कैंसिल कर देती है एंड सो ऑन। तो उसी तरह हम कहते हैं ln e को कैंसिल कर देता है, बट मैं किसी एक तरफ ln नहीं थी ले सकती, ऑफ कोर्स मैंने दोनों तरफ ln लिया। ln, अच्छा ये इसकी पावर भी थी ऊपर, ln t हाफ अभी भी पावर थी। अच्छा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि ये पावर को बेस बना देता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, ये जो पावर थी ये बेस बन गई, साथ में ln e, और ln e को तो कैंसिल कर देता है, इसकी जगह आ जाता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आ गई इक्वेशन। और यहाँ ln2 का कैलकुलेटर में लिखें ln2 आपको देगा 0.692। अब अगर आप यहाँ से हाफ लाइफ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल लें, अगर एक्टिविटी इस डिके कांस्टेंट की निकालना चाहते हैं वो भी कर लें। अगर आपको दोनों में से कुछ एक भी पता है तो कोई भी दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने हाफ लाइफ की इक्वेशन डिराइव कर ली, बिकॉज आपके ऐसे लो में था कि फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ की इक्वेशन निकालें, तो मैं बस इस लैम्डा को ले आई डिनोमिनेटर में। सी अगर मुझे एक्टिविटी पता है यानी एक सेकंड में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उस सैंपल में से, और इसको मैं बस इस न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करूंगी, मुझे पता चल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, जो मुझे बात समझ में आई, आप टाइम को 2 हाफ लाइफ के टाइम से रिप्लेस कर दें। अगर एक हाफ लाइफ है 5 मिनट, तो 2 हाफ लाइफ क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 10 मिनट्स, तो आपने इसको ऐसे लिखा। और 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद एलिमेंट्स कितने चेंज हो जाएंगे, एक के बाद n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, 2 के बाद n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया, दोनों को इस इक्वेशन में रिप्लेस किया, अगेन n नॉट से n नॉट कैंसिल हुआ, फिर इक्वेशन को मैंने फ्लिप किया, फिर इसको हटाने के लिए मैंने ln लिया, यहाँ ln 4 का आंसर मेरे पास आ रहा था। अच्छा मैंने पहले इसको रिप्लेस किया, ln और e को मैंने कैंसिल करवाया, पावर बेस बन गई। अब मुझे 2 हाफ लाइफ के बाद का देखना है ना, तो मैंने इस 2 को इसके साथ ही रखा, ठीक है, आप लोग अलग नहीं कर दीजिएगा दूसरी तरफ बेस कर, बिकॉज सेकेंड हाफ लाइफ की इक्वेशन बनानी है ना हमने। तो इस लैम्डा को डिनोमिनेटर में भेज दें, कैलकुलेटर में लिखें ln4 क्या होता है, वो आपको बता देगा 1.386, तो ये आ गई सेकेंड हाफ लाइफ की इक्वेशन। यानी अगर आपको किसी एलिमेंट की किसी सैंपल की एक्टिविटी पता है, डिके कांस्टेंट आपको अगर उसका पता है, तो आप 1.386 से उसको डिवाइड कराएंगे और आपको पता चल जाएगा कि 2 हाफ लाइफ इसकी क्या है, राइट। अच्छा अगर मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ, वैसे तो आपकी बुक में नहीं था लेकिन मुझे तो जो समझ में आया तो ये कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर पहले हाफ लाइफ में ये ln के साथ जो नंबर है ये कहाँ से आता है, ये जो भी n नॉट के साथ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है वो इधर आ जाता है, राइट, इनवर्स होकर। तो अगर पहली हाफ लाइफ के बाद ln2 आया था, दूसरी के बाद ln2 का स्क्वायर यानी 4 आया था, तो तीसरी के बाद ln2 का क्यूब यानी 8 आना चाहिए, और चौथी के बाद 16। इसी तरह आप जनरलाइज करके ये इक्वेशन बना सकते हैं। आप लिख देंगे इसको n टाइम्स t हाफ इज इक्वल्स टू ln 2 की पावर n एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक। अच्छा यहाँ पे आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट है जो स्टार्ट में 20 mg है, अच्छा कभी कभी वो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में नहीं बात करते, वो आपको मास बताते हैं, तो फिर आप कोई बात नहीं उसी पर भी यही कंडीशन अप्लाई कर लें। अगर उसकी हाफ लाइफ है 8 डेज, स्टार्ट में वो 20 मिलीग्राम था, तो 8 दिन बाद 10 रह जाएगा, 16 टोटल 16 दिन बाद यानी अनदर 8 डेज के बाद 5, देन 2.5,
then 1.25, 0.625, 0.3125 and so on. यहाँ पर आपको अच्छा ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। सी इन्होंने दिया है आयोडीन 131 एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसकी हाफ लाइफ है 8 डेज। हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में इसका 20 मिलीग्राम पड़ा हुआ था जो लेबोरेटरी से इन्होंने रिसीव किया। अब लेबोरेटरी में 48 डेज के बाद बताएं कितना अमाउंट पड़ा हुआ होगा इसका अगर इसकी हाफ लाइफ है 8 डेज। हाफ लाइफ है 8 डेज और कहने बताएं 48 डेज के बाद कितना अमाउंट होगा इसका। तो फिर ऑफ कोर्स 48 डेज तक जाने के लिए देख लें कितनी हाफ लाइफ होती है। 8 another 8 16 24 32 48 and 8 यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ गुजरी हैं। या तो आप सीधा ये कर लें 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 जो आंसर आता है वो लिख लें या फिर इस मेथड से कर दें। दिस इज वेयर वी एंड दिस हाफ लाइफ वाला पार्ट भी। सी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हमने डिफाइन कर दी और फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन भी हमने पढ़ ली। तो आई फील लाइक कि आई शुड जस्ट एंड दिस लेक्चर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस मेड सेंस टू यू बट इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन ड्रॉप मी इन ईमेल and I'll try to respond as soon as possible. Allah Hafiz.